नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन की टाइम यह बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की यह जो बुक है मुख्य सेविका के लिए, यह बुक मैं आप लोग को कल दिखाया था। अगर इसके पहले अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। कल मैं यह बुक आप लोग को दिखाया था। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की यह बुक है और यूपी मुख्य सेविका के लिए बहुत ही बढ़िया प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की बुक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र टोह सीरीज। अभी तो घटना चक्र टोह सीरीज नहीं आया है, जैसे ही वो आता है वह भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर पता कर सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम की बुक अगर आ गई होगी तो ठीक है। मैं इस यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट है, कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और एक प्रैक्टिस सेट में आपका 100 क्वेश्चन है, जैसा कि आपका प्रश्न पत्र भी 100 क्वेश्चन का होगा। तो 15 प्रैक्टिस सेट हैं। आइए इसे एक एक देखते हैं। मैं अपने एक टेस्ट सीरीज में, एक प्रैक्टिस सेट में मैं सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप भी उठ सकते हैं और इसलिए मैं सोचता हूं कि 25 क्वेश्चन ही एक टेस्ट सीरीज में आपका होगा और इस तरह से मैं पूरा प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। देखिए मित्रों, अगर आप लोग यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे भी देखिएगा, जो पीसीएस पाठशाला का टेस्ट सीरीज है। और यह जो प्रैक्टिस सेट होगा यह आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं और आपकी खुशखबरी के लिए बता दें, आज से 20 एमसीक्यू पर डे आपको टेलीग्राम पर भी देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी पीसीएस पाठशाला का पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा। पहला प्रश्न है पहले प्रैक्टिस सेट का, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। देखिए यह जो भी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा समय लगेगा। और मैं चाहता हूं कि आपका 15 प्रैक्टिस सेट जैसे ही यूथ कंपटीशन का समाप्त हो जाए, मैं घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट करा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। और अगर आप व्याख्या चाहेंगे तो व्याख्या के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जो आप लोग व्याख्या पढ़कर आप लोग और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो समय कम है, एक प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपयुक्त तीनों द्वारा। तो यह तो प्रश्न आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन मतलब सामाजिक नियंत्रण तो कानून द्वारा भी लगाया जा सकता है, धर्म द्वारा भी और समाज द्वारा भी, मतलब उपयुक्त तीनों द्वारा। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर किया था? किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था? तो यह है विकल्प ए, बी परेटो। यह समाजशास्त्री थे बी परेटो। इन्होंने जो अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत दिया था वह राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था। मतलब जो राजनीतिक कुलीन है, राजनीतिक कुलीन किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े सम्राट हैं, महाराजे हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, जो बड़े बड़े नाम जिनका रहा है, उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत दिया था और उनका नाम है बी परेटो। विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत हैं, विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, वर्ग समन्वय का सिद्धांत। तो 4 सिद्धांत दिए हैं, इनमें कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख सिद्धांत में से नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसमें वर्ग समन्वय का जो सिद्धांत है यह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में नहीं आता, बल्कि विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत यह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आते हैं। तो इसमें कौन नहीं आता है? विकल्प डी, वर्ग समन्वय का सिद्धांत, विकल्प डी। तो यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा, घरेलू हिंसा का आशय क्या है? चारों आप ऑप्शन देख लीजिए। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, देखिए समाजशास्त्र के जो प्रश्न आपके पास आएंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा भी आईक्यू होगा, कॉमन सेंस होगा, तो आप उसका अध्ययन किए हों न किए हों, प्रश्न जानते हो न जानते हो, आप सोच विचार का भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का आशय क्या है? तो देखिए पहला देखिए, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, केवल महिला के शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित होना, महिला एवं बच्चों का शारीरिक शोषण होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, घरेलू हिंसा में महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित होना, यह सब आ जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। केवल महिला और केवल बच्चे के लिए नहीं होता, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट और आर्थिक क्षति कारित होना, विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 5 देखिएगा, जात से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं, मतलब
अगर किसी महिला को शारीरिक क्षति भी पहुंचाई जाती है, सुरक्षा संबंधित भी क्षति पहुंचाती है महिला और बच्चे को, तब भी वह घरेलू हिंसा है। स्वास्थ्य संबंधित भी क्षति पहुंचाई जा रही है, अगर उसके जीवन संकट पर भी क्षति पहुंचाए, अगर उसकी आर्थिक हानि महिला और बच्चे की जा रही है तो सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे। प्रश्न 5 देखिएगा, जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग और संस्तरण। तो जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, खान पान पर प्रतिबंध, आप जानते हैं कि जाति पाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है। और फिर आपका समानता, तो समानता तो फिलहाल होती ही है, समानता कोई दिक्कत नहीं है, समानता तो होती ही है। कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता आप बता रहा है? तो खान पान में प्रतिबंध ये होता है, समानता तो नहीं होता है। अगर असमानता रहता है तो समानता वाली बात तो होती नहीं है जाति आति में, तो यह नहीं है। आपसी सहयोग, यह भी उतना नहीं है। संस्तरण, यह है। तो खान पान में प्रतिबंध और संस्तरण, मतलब संस्तरण मतलब एक अलग अलग स्तर बन जाना जाति पाति में, तो आप जानते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, विकल्प बी। बाकी समानता की बात करें, जात की विशेषता थोड़ी है समानता, समानता कहाँ जात की विशेषता, आपसी सहयोग भी और नहीं है। हालांकि आपसी सहयोग इनडायरेक्टली आपसी सहयोग है जाति में, लेकिन समाजशास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों ने इसे आपसी सहयोग के तौर पर नहीं देखा है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, 1 और 4 जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? गरीबी का जो माप होता है, मतलब गरीबी का आकलन करने का जो तरीका होता है, गरीबी का जो माप है वह कितने प्रतिमानों में किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का इसमें 2 है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। मतलब 2 प्रतिमानों के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से गरीबी का जो माप होता है कितने प्रतिमानों में किया जाता है? 2, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है? इसका बता दे रहा हूँ, जो दो प्रतिमान हैं वो कौन कौन से हैं। एक सापेक्षिक प्रतिमान और एक निरपेक्ष प्रतिमान। एक है सापेक्षिक प्रतिमान और एक है निरपेक्ष प्रतिमान। यही गरीबी के आकलन के 2 प्रतिमान हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है? तो फरवरी 2003 में की गई है, फरवरी 2003 में। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है? फरवरी 2003 में। तो यह चीज़ ध्यान में आप रखिएगा। और जो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के, वही पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो होते हैं, इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के, तो ध्यान रखिएगा। और यह कब स्थापना किया गया था? फरवरी 2003 में। प्रश्न 8 देखिएगा, वर्तमान में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? वर्तमान में भारत की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है, ये आपको बताना है। तो वह यह है 17.7%, 17.7%। अगले वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में व्याख्या कर दूं। हालांकि इस वीडियो में आपको व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आज आप लोगों को किसी भी कीमत पर मैं आपको पहली सीरीज दे दूंगा, इसीलिए आप समझ सकते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले जो अनुरक्षण भत्ता होता है, जो पोषण भत्ता होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें डी सही है, निर्वाहिका। निर्वाहिका कहा जाता है इसे, निर्वाहिका, विकल्प डी। प्रश्न 10 देखिएगा, अगले वीडियो में मैं पूरा व्याख्या के साथ बताऊंगा, बस यह वीडियो आप जाने दीजिए। प्रश्न 10 देखिएगा, लेवीरेट विवाह है, लेवीरेट विवाह क्या है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। लेवीरेट विवाह क्या है? तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, मतलब दिवंगत पति के भाई के साथ, मतलब के साथ जो विवाह होता है उसे लेवीरेट विवाह कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, और यह ऋग्वैदिक काल में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित था। प्रश्न 11 देखिएगा, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मुताह, फासीद, जीहर और वालीद। तो कौन मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो जीहर जो, देखिए मुस्लिम विवाह जो होता है 4 प्रकार का होता है, निकाह, मुताह, फासीद और बातिल। निकाह, मुताह, फासीद और बातिल। तो निकाह इसमें नहीं है, देखिए निकाह, मुताह, फासिद और बातिल है। तो निकाह तो है नहीं, उसकी जगह जीहर दिया हुआ है, तो यही आपका सही नहीं है, विकल्प सी। प्रश्न 12 देखिएगा, बहुर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है।
बहुविवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? बहुविवाह मतलब जानते हैं, जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे या एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे उसे बहुविवाह कहा जाता है। तो बहुविवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? तो प्रश्न 12 का सी सही है, अगन्यागमन वर्जन। अगन्यागमन वर्जन यह आपका सामान्य नियम है, अगन्यागमन वर्जन, विकल्प सी। देखिए ये बहुविवाह नहीं है, क्षमा करिएगा, बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह का मतलब होता है जब अपने कुल, खानदान, गोत्र, जात से बाहर विवाह करना। क्षमा करिएगा, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो बहिर्विवाह का जो सामान्य नियम है वो क्या है? तो अगन्यागमन वर्जन है। जैसे मुस्लिमों में ही कई ऐसे समाज होते हैं जो अपने जात से बाहर, अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं करते हैं। हिंदुओं में कुछ लोग होते हैं। तो इसी ही जो यह सामान्य नियम जो है, मतलब यह जो नियम कहलाता है कि अपने परिवार से, गोत्र से, समाज से विवाह से बाहर विवाह नहीं करना है, इसका जो सामान्य नियम है यह अगन्यागमन वर्जन कहा जाता है इसे ही, इस नियम को। प्रश्न 13 देखिएगा, क्रय द्वारा विवाह किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? जब तो क्रय द्वारा मतलब कि जब कन्या का मूल्य दे दिया जाता है वरपक्ष द्वारा, उसे असुर विवाह कहते हैं। आप जानते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, मतलब खरीद के विवाह करना जो हिंदू विवाह है उसे असुर विवाह कहते हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। और पैशाच विवाह में क्या होता है? पैशाच विवाह में क्या होता है? जब किसी स्त्री से संभोग क्रिया के द्वारा विवाह कर लिया जाता है, जब वह बेहोश हो तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। देव विवाह, जब यज्ञ आदि के द्वारा विवाह किया जाता है देव विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, अपहरण के द्वारा जो विवाह किया जाता है उसे राक्षस विवाह कहते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? प्रश्न 14, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो प्रश्न 14 का डी सही है आपका, मार्गन। मार्गन जो नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का कारण किसे माना है? यौन साम्यवाद को। जहां यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है मार्गन नाम के विद्वान ने। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, आपको बताना है। तो चारों विकल्प आप लोग के सामने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़े का संग्रहण करना। तो देखिए यह आपका महिलाओं से संबंधित मामले के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना, यह परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्य है, न कि राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो यह आपका सही नहीं है। महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना, यह कार्य है। महिला संबंधी नीतियां एवं कानूनों की समीक्षा करना, यह भी है। यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना, यह भी महिला आयोग का कार्य है। तो कौन सा कार्य नहीं है? महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़े का संग्रहण करना। महिलाओं के संबंध में मामले का संग्रहण करना, यह महिला आयोग का कार्य नहीं है। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, 1992 में। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 16 देखिएगा, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो प्रश्न 16 देखिए, प्रश्न 16 का यह जो है यह बी सही है, 1956 में। स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, 1956 में यह अधिनियम पारित हुआ था। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 बनाया गया। देखिए महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जाती थी, भद्दे और भौड़े प्रदर्शन करवाए जाते थे कि महिलाओं को मतलब कि तो इस पर महिला आयोग ने प्रतिबंध लगाया। और यह जो आया था एक्ट, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। ये तो आपको बताया हूँ कि 1956 में आया कि स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार न हो सके, 1956 में यह अधिनियम आया था। लेकिन एक और अधिनियम आया था, और वह जो अधिनियम आया था 1986 में आया था। 1986 का अधिनियम क्या कहता है कि महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम आया था 1986 में, जिसमें महिलाओं का अश्लील चित्रण और भद्दे प्रदर्शन आदि पर रोक लगाने की बात की गई थी। और इसका अगर कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को 2000 रुपया का जुर्माना और 2 वर्ष तक का कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। तो यह सब बातें ध्यान रखिएगा। भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया? जनसंख्या की समस्या को पहचाना गया और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो यह तो आप जानते ही हैं, यह 1952 में अपनाया गया था।
प्रश्न 17 का बी जो सही है 1952 में। प्रश्न 18 देखिएगा, लिंगानुपात। देखिए इसमें सब प्रश्न 17 जो कह रहा है आपका, प्रश्न 17 कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लाया था। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या के प्रति सबसे पहले जागरूकता भारत में ही आई थी। सबसे पहले जनसंख्या पर नीति बनाने का कार्य इंडिया ने किया था, भारत ने किया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सबसे पहले लाया गया था, भारत में लाया गया था 1952 में। बहुत से लोग सोचेंगे कि इंदिरा गांधी वाला जब समय था 1975, इसलिए परिवार नियोजन समझेंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या पर पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम लाया गया था 1952 में लाया गया था। और भारत ने सर्वप्रथम 1951 में जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। जनसंख्या नीति जो लाई गई थी 1951 में लाई गई थी और 1952 में प्रारंभ किया गया था जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में। तो यह जो दो चीज़ें हैं इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 18 देखिएगा, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। तो लिंगानुपात विषमता, लिंगानुपात में जो विषमता है इससे निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए मतलब कि लिंगानुपात में जो विषमता है इसका क्या कारण नहीं है ये आपको बताना है। तो भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई, ये आप जानते हैं कि लिंगानुपात विषमता से यह आपका भोजन पकाना, जैसे महिलाओं का कार्य है भोजन पकाना, स्वेटर बुनाई, घर की सफाई, यह आपके लिंगानुपात विषमता दिखाती है किस तरह से लिंगानुपात के प्रति विषमता है कि यह सब कार्य जो है महिलाएं करेंगी, बल्कि यह आपका अध्यापन जो है इससे नहीं है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है, अध्यापन। प्रश्न 19 देखिएगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब से प्रारंभ किया गया, अभी मैं बताया हूँ 1952 में, 1952 से प्रारंभ किया गया था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार किसका है। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना आर्थिक असमानता, देखिए आर्थिक असमानता, जैसे कोई व्यक्ति अमीर है कोई व्यक्ति गरीब है, तो यह जो असमानता है यह इस असमानता का विनाश होना चाहिए और बिना इसके विनाश के नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार किसका था। 4 ऑप्शन है और चारों बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं। तो इसमें यह जो विचार था समाजवादी नारीवादी का, समाजवादी नारीवादी का। विकल्प बी जो है समाजवादी नारीवादी का यह विचार था कि जब तक आर्थिक असमानता दूर नहीं होगी, उसका विनाश नहीं होगा, तब तक नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। विकल्प बी। प्रश्न 22 देखिएगा, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, तो आप जानते हैं आर्थिक कारण ही भ्रष्टाचार का सबसे मूल कारण होता है। वैसे कारण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आर्थिक कारण ही होता है, धन ही तो भ्रष्टाचार का सबसे मूल कारण है। विकल्प ए। प्रश्न 23 देखिएगा, प्रश्न 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है। लैंगिक असमता, लैंगिक असमानता का प्रकार क्या है, मतलब कि स्त्री और पुरुष में जो असमानता है इसमें कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। तो मर्त्य असमता, प्रासूतिक असमता, स्वामित्व असमता, तो सभी सही है। ये सभी असमानता के, लैंगिक असमानता के ही प्रकार हैं। विकल्प डी जो होगा वो आपका सही है। लैंगिक असमानता कई प्रकार के होते हैं। यह मर्त्यता असमता भी होता है, प्रासूतिक असमता भी होता है, स्वामित्व असमता भी होता है। स्वामित्व में जानते हैं जैसे उत्तराधिकार वाला असमानता आप जानते ही हैं। प्रासूतिक असमानता की मतलब स्त्री और पुरुष के जैसे बालक और बालिका के जन्म के समय असमानता, अगर कोई व्यक्ति असमानता रखता हो। मौलिक सुविधा संबंधी असमानता भी होता है, विशेष अवसर संबंधी असमानता, व्यावसायिक असमानता, घरेलू असमानता, ये सभी लैंगिक असमानता के रूप हैं जिसमें सभी हैं तो सभी सही हैं। प्रश्न 24 देखिएगा, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है भारत में ये बताना है आपको। तो बाल विवाह कारण है, विवाह की अनिवार्यता भी कारण है, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व ये भी कारण है, यह सभी। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दिया है, मतलब बालकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, यह सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी है। तो प्रश्न 25 का डी सही है, गेल्स ने दिया है, गेल्स ने दिया है।
बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दिया है? गेल्स ने दिया है, गेल्स नामक विद्वान ने। विकल्प डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और आप लोग टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं और आज से 10 से 12 एमसीक्यू आपको पर डे मिलेंगे। अब आज के बाद कोई उसमें लेट नहीं होगा, लेट लतीफ़ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसे देखिए जो ज़रूरत है व्याख्या करने की, मैं उसका व्याख्या कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दिया है, तो टेस्ट सीरीज की व्याख्या में बस इतना ही दिया है कि गेल्स ने किया है। तो बस इसे याद करने की प्रयास करें। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उसे गहराई तक जाकर पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, धन्यवाद।